चलो बेटा टॉपिक डालो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसका सीन क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना बेटा। तुम्हारे पास में मान लो कोई एक सैंपल स्पेस दे रखा है, ठीक है, कोई इवेंट दे रखा होगा। वहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे उसके पार्टीशन कर लेंगे, अलग अलग कंडीशन कुछ दे रखी होती हैं। खासकर ये रहता है कि तीन तीन बैग दे रखे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। इवेंट्स होते हैं कि तीन बैग हैं, उनमें किसी में 2 रेड 5 ब्लैक हैं, किसी में 5 रेड 3 ब्लैक हैं। ऐसे तो B1 B2 B3 हम डिवाइड कर लेंगे कितनी कितनी चीज़ें हैं। डिवाइड करने के बाद में जो मेरे को चाहिए उसको बेटा हम लोग ई से डिनोट कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ई निकालने का तरीका रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू ई अपॉन B1। B1 क्या है, सपोज 3 बैग हैं तो पहला बैग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे ही अगर दूसरा सिलेक्ट कर रहा है, तीसरा सिलेक्ट कर रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। अगर मान लो 3 इवेंट हैं तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ई अपॉन B1 प्लस B2 ई अपॉन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ई अपॉन B3। ठीक है, 4 है तो 4 तक बनेगा। हम लोगों के सिलेबस में 3-4 से ज़्यादा है नहीं, इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा जितना लेंदी हो जाएगा उतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। ये स्टेप्स लिख लो कि B1 B2 जो भी हैं उनको हम लोग पहले स्टेप में डिफाइन कर लेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में जो मेरे को चाहिए उसको ई से डिनोट करेंगे, लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इज ई कंसीडर करेंगे। उसके बाद में सबकी ये निकालेंगे। ये बेटा है क्या, ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तुम सबकी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ई है, जब B1 हो चुका है या B2 कंसीडर कर रहे हैं तब, अगर BN या B3 जो भी हो, उसके बाद सब कुछ वैल्यू निकल जाएंगी। इस फॉर्मूले में लंबे से फॉर्मूले इंपुट कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से चीजों को अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल बेटा, ये एक सवाल है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लो बेटा, लिखने के बाद फिर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे लिखो तो क्वेश्चन जल्दी, इससे सब चीजें समझेंगे, क्या इवेंट्स हैं, क्या B1 है, क्या B2 है। चलो बेटा मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन सारे बच्चों ने लिख लिया। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक बैग ए है जिसके अंदर में 3 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं। एक दूसरा बैग बी है बेटा, उसके अंदर में 2 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। तुमसे बोला गया कि एक बैग कोई सिलेक्ट करो और उसके बाद उसमें से बॉल निकालो, एक बॉल निकालो। प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा कि जो तुम बॉल निकाल रहे हो वो वाइट है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लॉजिक ये है बेटा, तुम्हारे पास में एक मान लो बैग ये है, ये मान लो बच्चा बैग ए है, और ये मान लो बेटा तुम्हारे पास बैग बी है। बैग ए में क्या कितनी बॉल हैं बेटा, चेक करना, 3 वाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। बैग 2 में कितनी वाइट है, 2 वाइट है और 5 ब्लैक बॉल है। यही सीन है ना। इवेंट्स कितने, 2 ही तो हैं यार, देखो ना 2 ही हैं, एक तो है ये और एक ये। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को डिफाइन करूंगा। कैसे इनको डिफाइन करूंगा, सबसे पहले मैंने B1 एज्यूम किया, बैग ए इज सिलेक्टेड, इसको बच्चा मैंने B1 एज्यूम कर लिया। ऐसे ही मैंने B2 एज्यूम किया, दूसरा बैग है तो बैग बी इज सिलेक्टेड। तुम्हें निकालना क्या बेटा, वाइट बॉल, तो ई मान लो वाइट बॉल इज ड्रॉन। अब ध्यान से सुनना, मैं एक ही लॉजिक लेके चलूंगा हर क्वेश्चन में। लॉजिक ये है, मान ले कि बेटा मैं क्लास में आया, मेरे को यहाँ पे 2 बैग दिखाई दिए, ठीक है। एक बैग के अंदर में 3 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं। जो दूसरा बैग है उसमें 2 वाइट 5 ब्लैक हैं। अब मेरे पास में अगर मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो या तो मैं बैग 1 में हाथ डालूंगा या बैग 2 में हाथ डालूंगा। बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 बैग है ना, तो मैं या तो इसमें हाथ डाल सकता हूं या इसमें। ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि मैं इस बैग में मेरे को ये ज्यादा पसंद है या मेरे नियरेस्ट है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं बाहर से आ रहा हूं तो मेरे पास बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 50-50% होगी ना, किसी को भी सिलेक्ट करें। 3 बैग होते तो कितनी होती, 1/3 1/3 1/3। 4 बैग होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4। तो सबसे पहले बेटा हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो बैग 1 सिलेक्ट करने की होगी वो होगी 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं। ऐसे ही बच्चा प्रोबेबिलिटी जो बैग 2 को सिलेक्ट करने की होगी वो भी 1/2 होगी। अब यहाँ पे एक पंगा है,
अगर मैंने बैग 1 सिलेक्ट किया तो बैग 1 में से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल कितनी है इसके अंदर में बैग 1 में 3, तो 3/5। और अगर मैंने गलती से बेटा बैग 2 सिलेक्ट किया तो उसमें प्रोबेबिलिटी है 2/7। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा, और तुम लोग भी लिखने का एक तरीका ऐसा रख लो जैसा मैं बता रहा हूं। ये लिखते हो, फिर यहाँ पे कोलन लगा लो। जब इनमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो जब यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1, E/B1 का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 के अंदर व्हाइट बॉल कितनी, जल्दी देखो बेटा, तो इसका आंसर आएगा 3/5। ठीक। बैग 2 के अंदर में व्हाइट बॉल कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2 हो जाएगा तुम्हारा, बैग 2 के अंदर में व्हाइट बॉल है बेटा 2, तो 2/7। इतना समझ में आया? बैग 1 तुम्हें पूरा समझ में आ गया, बैग 2 भी तुम्हें पूरा समझ में आ गया। ठीक। अब तुम्हें यार दोनों के दोनों बैग हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले बैग से निकालनी कि दूसरे से, हम तो किसी से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल बन गया। तो हम लोग जो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो इसका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1। ये में आमने सामने लिखने का एक लॉजिक ये रहता है कि तुम्हारे मल्टीप्लाई करते समय, कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो वो थोड़ी कम होगी, एरर कम होते हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, बैग 2 को और अलग अगर सिलेक्ट करते हो तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है बेटा, सब वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 2/7। आंसर किया तो आंसर आया बेटा 3/10 प्लस 2/7। मैं यहाँ कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1/7 कहाँ बचेगा बेटा, और मैंने अगर 2/4, चलो 2 से 2 कट गया तो इसको मैंने 1 लिख दिया, ठीक है बेटा। ये बच गया 1/7। एलसीएम ले लो बेटा, तो प्रोबेबिलिटी एलसीएम आ गया 70, तो ये बन गया 21 प्लस 10, तो 31/70 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सा सवाल था, डायरेक्ट सवाल था बिल्कुल। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी करो। इसमें दे रखा है द कंटेंट्स ऑफ 3 बैग्स। एक बैग है 1 2 3, 3 बैग हैं बेटा। बैग 1 के अंदर में 2 व्हाइट हैं, 3 ब्लैक हैं, 5 ब्लू बॉल हैं। और बैग 2 में 1 व्हाइट है, 7 ब्लैक हैं, 2 ब्लू हैं। और बैग 3 में ऐसे ही 3 व्हाइट, 5 ब्लैक और 2 ब्लू बॉल हैं। तुमसे बोला जा रहा है कि एक बैग सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद उसमें से 2 बॉल निकालो बेटा। 2 बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकाल रहा हो वो एक व्हाइट हो एक ब्लू हो। ठीक है, एक व्हाइट हो एक ब्लू हो। जल्दी करो, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो बेटा, ज़्यादातर बच्चों ने तो लिख लिया है। सबसे पहले हमें इवेंट्स डिफाइन करने हैं बेटा। कितने इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं? तो लिखो B1 B2 B3 एंड E। E भी तो इवेंट्स है बेटा, एंड E बी द इवेंट्स। ये तुम्हारे पास इवेंट्स हैं। B1 क्या है? B1 का मीनिंग है कि तुम बैग 1 को अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो अलग कहानी होगी। तो लिखो B1 हो गया बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 1 इज सिलेक्टेड। और B2 हो गया बेटा बैग 2 इज सिलेक्टेड। ऐसे ही B3 हो गया बैग 3 इज सिलेक्टेड। और E क्या हो गया बेटा? E क्या हो गया जल्दी बताओ। एक तुम्हारा प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर व्हाइट एंड ब्लू, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। व्हाइट एंड ब्लू पूरा भी लिख सकते हो। 2 बॉल्स आर ड्रॉन व्हाइट एंड ब्लू, है ना बेटा।
बॉल्स आर वाइट एंड ब्लू, ऐसे पता नहीं चल रहा ना कितनी बॉल निकालनी, पूरा लिख लो बेटा सही से, ऐसे लिख दो वन वाइट, अच्छे से लिख लो, वन वाइट एंड वन ब्लू, वन वाइट एंड एक वाइट निकालनी है एक ब्लू निकालनी है, वन ब्लू वन ब्लू बॉल इज ड्रॉन। एक व्हाइट निकाल रहे हो बेटा एक ब्लू निकाल रहे हो, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में अगर तुम्हारे पास में बेटा तीन बैग है ना, तो एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3, दूसरे को 1/3, तीसरे को 1/3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ B1 की, क्योंकि तीन बैग हैं बेटा, तो 1/3। अगर प्रोबेबिलिटी बैग 1 की 1/3 है, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, अगर बच्चा माना कि मैंने बैग 1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, बैग 1 में से मैं एक व्हाइट और एक ब्लू बॉल निकालूंगा, तो उसको प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले व्हाइट बॉल है, इसमें है कितनी टोटल, 2। मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1। E/B1 का मतलब है कि पहले वाले बैग में से एक व्हाइट बॉल और एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, जब मैं बैग 1 को सिलेक्ट कर रहा हूं, पहले वाले बैग में 2 व्हाइट हैं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी व्हाइट की 2 काउंट करो टोटल 2/10। ये मैंने कौन से कलर की बॉल निकाली, व्हाइट। पहली अगर मैंने व्हाइट निकालनी तो दूसरी कौन सी निकालनी पड़ेगी, ब्लू निकालनी पड़ेगी। टोटल ब्लू अवेलेबल कितनी, 5, तो टोटल अवेलेबल कितनी, 5। तो 5 अपॉन में क्या रहेगा, 9 आएगा। याद रखना बेटा, जब तक किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि मैंने बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली, निकालने के बाद पॉकेट में रख दी, ठीक है, ये मान के चलेंगे। तो डिनोमिनेटर में कौन कितना बच्चा, 9। उल्टा भी तो हो सकता था बेटा, अगर तुमने पहले व्हाइट निकाल ली दूसरी ब्लू निकाली, उल्टा भी तो हो सकता था, पहले ब्लू आती दूसरे में व्हाइट आती। तो 2 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि ये व्हाइट है दूसरी ब्लू है, अगर दोनों व्हाइट होती तो मैं ना करता। ये बेटा आंसर आ गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलेंगे बैग 2 के लिए। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब फिर से आ जा बेटा, लिखना मत, देखो पहले एक बार, इसमें से एक व्हाइट निकालनी एक ब्लू निकालनी है। व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 का मतलब बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है, तो एक होगी 1/10 इंटू, अब ब्लू बॉल निकालोगे तो 2 है ना, 2/9। उल्टा भी तो हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब की बार निकालेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 का मीनिंग बैग 3 की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसके आगे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/10 हो गई, इनटू, और ब्लू निकालने की 2/9। दो डिफरेंट हैं, तो बेटा 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी कर दो, ये हो गया, इतना काम हो गया। अब इसके बाद में बेटा अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जल्दी लगाओ। मैं ये हटा दूं थोड़ा सा इधर का, मैं इधर का हटा दे रहा हूं बेटा, ये सारा मैं रिमूव कर दे रहा हूं। अब मैं लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी यूजिंग, ऐसे लिख भी सकते हो बेटा, प्रोबेबिलिटी जो E है वो निकालने का तरीका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 को जब सेलेक्ट किया तो E/B1 प्लस जब दूसरा सिलेक्ट किया तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2। अगर तुमने थर्ड बैग को सिलेक्ट किया तो ये बनेगा E/B3 ये बनेगा। सारी वैल्यू पुट कर दो, समझ में आया बेटा। ये देखो, ये इसीलिए मैं आमने सामने लिखता हूं, तो कैलकुलेशन करना आसान होती है। बनेगा 1/3 इंटू 2/10। कोई भी बच्चा इस कैलकुलेशन को कैंसिल आउट मत करना, ऐसे ऐसे कर करके, समझ में आया। कैंसिल कर लिया, कैलकुलेशन फंस जाओगे, फिर एलसीएम लेते रहना, पागल हो जाओगे। कुछ मत करो, थोड़ा सा एक बार देख लो मैं कर क्या रहा हूँ। दूसरी का मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, 1/3 इंटू 1/10 इंटू 2/9 इंटू 2, प्लस साइन लगाओ,
लास्ट वाली कैलकुलेशन रहेगी 1/3 इंटू 3/10 इंटू 2/9 इंटू 2। एक चीज बता बेटा, इस कैलकुलेशन को आपस में कैंसिल मत करना, कैंसिल मत करना, बहुत टफ हो जाती है कैलकुलेशन। डिनोमिनेटर पे ध्यान दो बेटा, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। सबका डिनोमिनेटर सेम है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक चीज तो पक्की हो गई कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 10 × 9। पहली चीज, पहली चीज। अब न्यूमरेटर पार्ट में देखो कौन सी चीज कॉमन है सब में। सब में बेटा वो कोई कह रहा 1 कॉमन है, 1 का क्या चाटोगी बेटा, 1 कॉमन लेके इसमें से, कैसी पागल वाली बातें कर रही। क्या कॉमन ले सकते सब में 2। अगर मैंने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना, एक 2 चला गया, यहाँ बचेगा 10। यहाँ से 2 चला गया बेटा, एक बचेगा 2। क्या बेटा, हाँ 4 भी ले सकते थे, 4, हाँ 4 भी तो ले सकते थे। चल कोई नहीं, अब ले लिया बेटा, एक 2 चला गया तो 6 बचा, 4 भी कॉमन ले सकते थे। मैं ये हटा दूं नीचे का, सारा कॉमन लेना है। कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इसको ऐड कर लो बेटा, कितना हो गया ये 18 हो गया। और डिवाइड में चल रहा है 3 × 10 × 9। मल्टीप्लाई मत करना, आपस में न कर लो 9 × 3 और फिर डिवाइड करो पागल की तरह, फिर कहो आंसर ही नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। और इस 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 2/15 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे लिख लो बेटा, 2/15 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या आंसर बताना है? अच्छा, क्वेश्चन समझाना है, क्वेश्चन समझाते बेटा, जल्दी करो। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बहुत बड़ा आसान सा सवाल था। सवाल ये कह रहा है बेटा तुमसे कि एक क्लास के अंदर में टोटल 60 बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं। उस टोटल 60 में से 40 लड़के हैं, 40 लड़के हैं, बची हुई 20 लड़कियां, जो भी है। कहता है इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल गेटिंग फर्स्ट क्लास, मतलब किसी गर्ल स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्लास आने की। फर्स्ट क्लास का लॉजिक समझते हो बेटा, क्या समझते हो बता? फर्स्ट आने, फर्स्ट कब आते हैं? अच्छा चलो चुप रहना। फर्स्ट क्लास का मतलब और कोई जानता हो तो बता बेटा। ये सेकंड बैच में भी किसी को नहीं पता था। हाँ, फर्स्ट डिवीजन क्या होती, तुम बता बेटा। नहीं, ठीक है, ये लॉजिक गलत है। ठीक है, अभी क्या है ना सीन, अब चेंज हुआ है। होता ये था, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा पहले का बना हुआ है। पहले ये होता था, तुम लोगों ने सुना भी होगा, पापा दादा ऐसे बोलते रहते कि मैंने फर्स्ट क्लास से पास हुआ था, मेरा तो परसेंटेज ही इतना कम आता था, ऐसा चलता था ना। जिन लोगों का परसेंटेज आउट ऑफ 100 60% से ग्रेटर या फिर इक्वल टू 60% आता था, उनको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, उनको फर्स्ट क्लास बोला जाता था। ठीक है, आजकल तो लात पड़ जाएगी, थप्पड़ पड़ जाएंगे 60%। और जिनकी परसेंटेज 45% से लेके और 60% के बीच में होती थी बेटा, इन लोगों को बोला जाता था सेकंड क्लास, कि सेकंड डिवीजन से पास हुए, सेकंड डिवीजन बोलते थे। ठीक है, और जिसकी परसेंटेज 33 से लेके 45 के बीच में होती थी, उनको बोला जाता था थर्ड डिवीजन से पास हुए। तो वो फर्स्ट क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट क्लास का मतलब ये नहीं क्लास में फर्स्ट, वो नहीं है। क्लास में फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी तो बनी तो होगी, एक ही तो बच्चे की आएगी ना प्रोबेबिलिटी। ऐसे कैसे हो सकता है कि 40 बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं? तो क्लास है कि वो धर्मशाला खोल रखा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे पहले तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में बेटा, अब तुम क्लास में गए तो क्लास में नंबर ऑफ लड़कों की संख्या ज्यादा है, 40 लड़के हैं, 20 गर्ल्स हैं। लड़के की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है फर्स्ट क्लास आने की, वो बड़ा कम है। इनके साथ तो बहुत जाती हो रही है, क्वेश्चन में तो इज्जत ही दे देते, वो भी नदी। और यहाँ गर्ल्स को प्रोबेबिलिटी है 0.33% फर्स्ट क्लास आने की। तुम क्लास में जाओगे तो या तो तुम गर्ल को सिलेक्ट करोगे या बॉय को सिलेक्ट करोगे। अगर गर्ल को सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि 33% है। और बॉय को सिलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी अलग है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो केस बन रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है?
तुम क्लास में जाओ, एक रैंडम कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट करो और उसकी बतानी है कि वो फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इवेंट्स डिनोट करता हूं, कैसे, लेट B1 B2 एंड E बी द इवेंट्स। ये इवेंट्स हो गए। अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 लिख दो बेटा बॉय अगर मैं गर्ल की बात करूं तो वो क्या रहेगा, यहां पे B2 को मैं लिख दे रहा हूं गर्ल स्टूडेंट, और ई का मीनिंग हो गया बेटा गेटिंग फर्स्ट क्लास, गेटिंग फर्स्ट क्लास। पहले इनको डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताओ। B1 का मीनिंग है बॉय को अगर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, बॉय को सिलेक्ट करने की 40 है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 40/60 हो गई बॉयज को सिलेक्ट करने की। प्रोबेबिलिटी बता बेटा गर्ल्स को सिलेक्ट करने की कितनी है 20/60। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा E/B1। E/B1 का मीनिंग है कि तुमने फर्स्ट क्लास जाननी है, वो ऑलरेडी लड़का हो, बॉय स्टूडेंट हो, तो बॉय की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी फर्स्ट क्लास आने की बॉयज की कितनी थी बेटा 0.27। समझ में आया। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जो गर्ल्स की दे रखी है फर्स्ट क्लास आने की जब इवेंट 2 होगा तो वो दे रखी 0.33। और तुम जब क्लास में इंटर करोगे तो तुम्हारे पास तो दोनों चांस हैं, गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, बॉय भी सिलेक्ट कर सकते हो बेटा, कोई भी सिलेक्ट करोगे, और दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। देखो कभी कभी इवेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जैसे बैग वगैरह हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होते, हम निकाल सकते हैं। 2 बैग हैं तो 1/2 1/2, 3 बैग हैं तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है। अब इसमें क्या है पहले से ही बॉयज को सिलेक्ट करने की और गर्ल्स को सिलेक्ट करने की पहले से ही प्रोबेबिलिटी गिवन है। एक की गिवन है 40 गिवन है तो दूसरा निकाल ही लोगे। अच्छा अब लगा दो बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला तुमसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई निकालोगे तो वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2। इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व, ये ऐसे ही लिख दो जैसा लिखा है 40/60 इंटू 0.27 प्लस 20/60 इंटू 0.33 बेटा पॉइंट हटाओ। अगर मैं ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, ऊपर से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 100। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम बताओ, एलसीएम आ गया 60 इंटू 100। कॉमन क्या ले सकते दोनों में से, तुम एक 20 कॉमन ले सकते हो बेटा, और तुम 3 भी कॉमन ले सकते हो, है ना बच्चा। 20 कॉमन ले सकते हो और तुम 3 भी कॉमन ले सकते हो। 20 कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा, 3 कॉमन लिया तो 9 बचा, प्लस 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, 3 कॉमन ले लिया तो 11 बचा। और सॉल्व किया, देखो ये डायरेक्ट कैंसिल, 20 इंटू 3 60, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं, इनको ऐड कर लो, ये 18 प्लस 11 डिवाइड बाई 100। 18 प्लस 11 कितने होते बेटा 29/100, तो 0.29 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तुम फ्रैक्शन में छोड़ के आओगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल बेटा जल्दी करो थोड़ा स्पीड में, बस इसमें अच्छे से पढ़ लिया करो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या निकालना है मेरे को। नेक्स्ट सवाल बेटा, एक सारे बच्चे पहले 1 मिनट के लिए क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 मशीन है, एक मशीन E1 है, एक E2 है, एक E3 है, किसी फैक्ट्री में लगी हुई हैं, वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती हैं। ठीक है बेटा, बल्ब बनाती हैं। जो पहली वाली मशीन है वो टोटल प्रोडक्शन का 50% अकेले निकाल दी थी। मान लो अगर एक दिन में 1000 बल्ब बनते हैं तो पहली जो मशीन है वो 500 बल्ब बना देती है। ठीक है, जो दूसरी मशीन है वो 25% बल्ब बनाती है, और तीसरी मशीन भाई 250 के अराउंड और ये भी बनाती है। अच्छा,
टोटल जो भी आउटपुट डेली का डेली निकलता है, हमें ये पता है, इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द मशीन E1 और E2 आर डिफेक्टिव। होता ये है, वैसे भी ये सच्चाई भी है बेटा, कि जब कोई चीज़ें बल्क में बढ़ रही होती है, जैसे तुम लोग जानते हो डायोड वगैरह होते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो, डायोड वगैरह होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ये जो चीज़ें बनती हैं, रजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह ये जो बनते हैं ना, ये कभी भी एक दो तीन नहीं बनते हैं। एक दो तीन बनेंगे तो इतनी कॉस्टिंग पड़ जाएगी कि कैसे काम चलेगा, नहीं ना, लॉस में चले जाओगे। तो ये बल्क में बनती हैं चीज़ें, एक लंबा लंबा स्लॉट होता है, जितनी ज़्यादा जितनी सस्ती चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा बड़ा उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जब ढेर सारी चीज़ें तुम बनाते हो एक बार में, तो उसमें डिफेक्टिव होने के चांसेस उतने ज़्यादा भी रहते हैं। तो ऐसा ही है, अब ये बल्ब बन रहे हैं, बल्ब में भी क्या होता है, कई बार तुमने देखा भी होगा, लेके आए घर में, वो टेस्ट करके देते हैं बल्ब, ज़्यादातर वो चल ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है शुरू से। तो ऐसे ही जो मशीन ए है, इवन जो मशीन है बेटा, वो 4% बल्ब खराब कर निकल जाते हैं, उसका डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ऐसा गिवन है। और जो दूसरा गिवन है, दूसरा जो E2 वाली मशीन है, उसमें भी 4% खराब निकल जाते हैं। तीसरी वाली जो मशीन है बेटा E3, उसमें कितने परसेंट दे रखा है, 5% बल्ब डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने एक बल्ब पिकअप किया जाके, कहां से, डेली जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से, और तुम बताओ उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। अब सीन समझो बेटा, थोड़ा सा इसको फील करना, क्योंकि बेस थ्योरम में दिक्कत, मैं उधर से अंदर से आया, उधर से आते हुए मेरे को 3 मशीन लगी थी, 1 2 3, ठीक है। E1 E2 E3। अब मैं जब अंदर आऊंगा एक बल्ब लेने के लिए, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि मेरे को E2 वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैं उससे बल्ब निकालूं, मेरे लिए तो तीनों ही एक जैसी हैं। तो मैं हो सकता पहली वाली में से बल्ब निकाल लूं, पहली वाली जो बल्ब निकालेगी तो उसका डिफेक्टिव होने के चांस कितने, 4%। और पहली वाली मशीन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, मतलब वो उनका उनका कुछ ऑलरेडी दे रखा है, दूसरी वाली को सिलेक्ट करने का अलग दे रखा, तीसरी वाली को सिलेक्ट करने का अलग दे रखा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो फिर एक बल्ब निकालोगे, तो फिर अब तुम समझ जाया करो कि जब तीन तीन कॉम्बिन चल रहे हैं, तुम एक निकाल रहे हो, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, सीधा सीधा। तो अब बेटा इवेंट्स डिफाइन कर दो, कैसे। अगर मैं B1 की बात करूं, तो B1 का मीनिंग हो जाएगा मशीन, हाँ बेटा करना नहीं, नहीं हो जाएगा, लेकिन इवेंट्स वगैरह डिफाइन करना ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो इवेंट्स डिफाइन नहीं करोगे, तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे सर, है ना। आंसर अब मेरे को मालूम नहीं बेटा। मशीन E1 इज सिलेक्टेड, मशीन E1 इज सिलेक्टेड। ऐसे ही बेटा दूसरा लिख दो B2, मशीन E2 इज सिलेक्टेड। और तीसरा हो सकता है तुम्हारे पास मशीन E3 इज सिलेक्टेड। और इवेंट E क्या हो गया बेटा, E हो गया तुम्हारा बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब इज डिफेक्टिव। इतना करने के बाद में इनकी जल्दी से प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये लिखे इतने। अगर मैं पहले की बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की बताओगे बेटा कितनी है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। पहली मशीन को कितना 50% है ना, तो 50% हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बताओ बेटा, अपॉन 100 आ जाएगा। तीसरा बताओ बेटा 25 अपॉन 100, ये भी आ गया, ये भी आ गया। प्रोबेबिलिटी कितना बेटा, बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी बता बेटा। अगर तुम मशीन 1 को सिलेक्ट करते हो, तो बल्ब डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, तो ऐसे करो E अपॉन B1 कितना दे रखा बेटा, 4। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है ना। और अगर मशीन 2 को सिलेक्ट करते हो, तो E अपॉन B2 कितना दे रखा है, वो भी 4% है। और अगर मशीन 3 को अगर गलती से तुमने बच्चा सिलेक्ट कर लिया, तो ये है 5 अपॉन 100। इतना तो समझ में आ गया ना बेटा। लगा दो टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू E अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू E अपॉन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू E अपॉन B3, E अपॉन B3, सॉरी B3
रूल क्या है, इनको कैंसिल नहीं करना, प्रोबेबिलिटी में कैंसिल नहीं करना, बस ये कर लिया ना बेटा, कर लिया, फंसो मरो, खुद मरो। हाँ आ तो जाएगा ही, 3 मिनट बाद 5 मिनट बाद आएगा, तब तक पेपर छूट जाएगा। रूल यही है, कैंसिल नहीं करना चाहिए। देख वो लड़की का आंसर भी आ गया, कहीं कैंसिल नहीं करी कैलकुलेशन। कैंसिल नहीं करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, और कैंसिल करने में तुम्हें पता नहीं क्या मजा मिल रहा है। जब साफ साफ एलसीएम दिख रहा है बेटा, और ये सब कुछ गड़बड़ होता है छोटी क्लास से। मल्टीप्लाई जो तुम लोगों को सिखा दिया जाता ना, मैं तो चाहता हूँ मल्टीप्लाई सिलेबस से ही हटा दो। पूरा मैथ्स आसान हो जाए। साफ साफ कह दीजिए मल्टीप्लाई अलाउ नहीं है, बाकी जो करना है करो। अब देख बेटा, 100 तो सब में कॉमन है, मैंने ले लिया बार। ये कितना बनेगा, 2। 25 भी ले सकते हैं ना सब में, बहुत बढ़िया, और आसान हो जाएगी जिंदगी। अगर मैंने 25 कॉमन ले लिया और एक 100 अपॉन 100, तो मैं नीचे ऐसे लिख दे रहा हूँ सही से, ऐसे लिखा मैंने 100 × 100। 25 बच्चा मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 25, 50 में से कॉमन लेगा 2 बचेगा ना, तो 2 × 4 +4 +5, और 25 से ये काट दो बेटा, कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ऊपर ऐड कर दो, ये बन गया 8 और ये 9 अपॉन 4 × 100, और सॉल्व करोगे 17/400 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, तुम्हारा क्या आया था बेटा, मोबाइल बैग में रखो, जल्दी करो, तो चेक मत किया करो, मोबाइल से कैलकुलेशन मत चेक करो कभी भी, है ना। घर में भी तुम सेल्फ स्टडी जो करते हो ना बच्चा लोग, मोबाइल मत यूज़ किया करो। आंसर गलत आए दोबारा करो, 3 बार करो। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट तुम 3 वो तरीके जान जाओगे जिससे आंसर नहीं आएगा। तो हमेशा खुद किया करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितनी खुद से करोगे, मल्टीप्लाई भी करने के तरीके पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट सवाल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। ये कहता है कि 1 बैग कंटेंस 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल। एक बैग था जिसके अंदर में बेटा 5 वाइट बॉल थी और 4 ब्लैक बॉल थी, ठीक है। दूसरा बैग था जिसके अंदर में 7 वाइट बॉल थी और 6 ब्लैक बॉल थी। तुमने क्या किया, एक बॉल ट्रांसफर करी बैग 1 से तुमने बैग 2 के अंदर में, ठीक। उसके बाद पूछा है, उस जब ट्रांसफर तुमने कर दी, करने के बाद फिर बेटा तुमने एक बॉल निकाली सेकंड बैग से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वाइट बॉल निकालने की। समझना, सीन ऐसा था बेटा, एक बैग तुम्हारे पास था जिसके अंदर 5 वाइट बॉल थी, 4 ब्लैक बॉल थी। अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझो। सेकंड बैग था, 7 वाइट बॉल थी और 6 ब्लैक बॉल थी। ये था सीन, ये सीन था। अब तुमने क्या किया बेटा, इस बैग से एक बॉल ट्रांसफर करी। अब जब तुम बेटा एक बॉल इधर ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम व्हाइट बॉल ट्रांसफर करो या तो तुम ब्लैक बॉल ट्रांसफर करो। अगर बेटा तुमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दी, लिखना मत, व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दोगे इधर, तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/9, और ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। और अगर तुमने मान लो बेटा एक व्हाइट बॉल यहां से उठा के इसमें डाल दी, तो इधर व्हाइट बॉल कितनी हो चुकी होंगी, 8। फिर इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/14 होंगी ना। समझ में आया, क्योंकि इसमें 8 और 6 ऐड करके इतनी बन गई। फिर से सुनो, और अगर तुमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/9। और जब ब्लैक बॉल इसमें आ जाएगी तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 7/14। समझ में आ गया। तो इवेंट्स जो मेरे बने, इवेंट्स 2 बने। एक तो ये है, एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, और E2 इवेंट्स हो गया, मतलब B2 इवेंट्स हो गया कि तुम ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम बैग 1 से बैग 2। अब इसको मैं करना स्टार्ट कर देता हूं। तो इवेंट्स पहले लिखते हैं बेटा, कैसे, B1 पहला जो इवेंट्स है, लेट जो B1 है, B1 का मीनिंग है व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर साथ साथ लिखते चलो बच्चा लोग, ट्रांसफर फ्रॉम
बैग 1 से लेके बैग 1 टू बैग 2, B2 एज्यूम कर लो, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 से बैग 2। मैंने तो ऐसे ही कर दिया, तुम पूरा लिखना चाहो लिख देना। और ई इवेंट्स क्या है बेटा, कौन सी बॉल तुम निकालना चाह रहे हो, व्हाइट। और कौन से बैग से निकालना चाह रहे हो, कहाँ, सेकंड बैग से निकाल रहे हो बेटा, फ्रॉम बैग 2। ये इवेंट्स लिखो। तो लिखने के बाद में फिर से वही कहानी बेटा, ईशान बताएगा। बेटा एक बात बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बताओ। B1 का मीनिंग क्या हुआ, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल बैग 1 में व्हाइट बॉल हैं कितनी, 5। तो इसको ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। समझ में आया, ठीक। अच्छा अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1। E/B1 का मीनिंग क्या है, E/B1 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन व्हाइट बॉल जब तुम B1 कर चुके हो। B1 कर चुके हो का मतलब है तुम व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर चुके हो। सेकंड बैग के अंदर में व्हाइट बॉल हो चुकी है 8, तो और व्हाइट बॉल निकालने की सेकंड बैग से प्रोबेबिलिटी होगी 8/14। 8/14। ऐसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी बताओ B2। B2 का मीनिंग क्या है, कौन सा बैग, बैग नहीं, B2 का मतलब है ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल कितनी है टोटल, 4, और हैम बॉल टोटल 9। तो 4/9 तो ये हो गया। इसके बगल में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2। सॉरी मैंने गलत लिखा बेटा, यहाँ लिखो E/B1। E/B1 का मैंने सही लिखा था यार, ये सब दिवाली के चक्कर में हो रहा है बेटा, पॉल्यूशन में दिमाग भी कम होता है, लेकिन पटाखे से नहीं है। हाँ ठीक 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 है। E/B2। E/B2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 से अगर मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा, तुमने ब्लैक ट्रांसफर करी तो व्हाइट तो 7 ही थी, और टोटल हो गई बेटा 13 पहले से, एक तुम ट्रांसफर कर चुके हो तो 14 हो गई। समझ में आया। अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बन जाएगा B1 इंटू E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू E/B2। मैं इसका इधर थोड़ा सा बेटा यहाँ कर दे कैलकुलेशन, मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू बनेगा, B1 की वैल्यू है 5/9 इंटू 8/14 प्लस दूसरा है 4/9 इंटू 7/14। बेटा एलसीएम कितना आ गया, 9 इंटू 14। ऊपर से कॉमन ऑमन कुछ मतलब चलेगा, ये बन गया 40 और ये बन गया 28। ऐड कर दो 9 इंटू, बेटा 2 से कर लो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो। ओवरऑल आंसर आया 34 डिवाइड बाई 63। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। कैसा अजीब सा मतलब, क्या खट्टा खट्टा लग रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, अच्छा है। कौन, नहीं क्लास नहीं अभी कहाँ। चलो बेटा जल्दी करो इसको पूरा कंप्लीट, बहुत आसान सवाल था।